स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम के तमाम सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे इस कार्यक्रम का विषय है उच्च रक्तचाप संबंधी समस्याएं और सावधानियां। और हमारे साथ हैं आयुर्वेद और पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ और हृदय से शुक्रिया। तो जैसा कि आज हमारा विषय है उच्च रक्तचाप, आजकल बहुत ही दौड़ भाग और तनाव का जीवन हो गया है हर किसी का। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये उच्च रक्तचाप है क्या, या इससे हमारे श्रोता क्या समझें? असल में उच्च रक्तचाप अपने आप में कई बार ये सिंगल बीमारी नहीं होती जी, ये लक्षण के रूप में आता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत कम ऐसा देखा गया है कि सिर्फ उच्च रक्तचाप किसी व्यक्ति को हो। अक्सर अब तो ये हालत ऐसी हो गई है कि हर घर या हर दूसरे घर में 2 या 3 मरीज जो हैं वो आपको उच्च रक्तचाप के दिख जाते हैं। तो ये कई बार किसी बीमारी के सिम्टम के रूप में, लक्षण के रूप में, अन्य बीमारी के लक्षण के रूप में आता है, या फिर कई बार ये किसी बीमारी के उपद्रव स्वरूप, जी जी, यानी कोई लंबे समय से कोई बीमारी सप्रेस होती जा रही है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है और उसके उपद्रव स्वरूप धीरे धीरे जाकर के उच्च रक्तचाप पेशेंट को हो जाता है। तो उच्च रक्तचाप यानी ब्लड का प्रेशर धमनियों के ऊपर ज्यादा पड़ रहा है, जिसके कारण उसका दबाव ज्यादा हो जाता है। और तो सामान्य रक्तचाप और उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप, इसमें क्या भेद है और तीनों में अंतर क्या है? जैसे व्यक्ति सामान्य रहता है तो उसमें रक्तचाप की क्या भूमिका होती है? पहले तो हम ये देखेंगे सामान्य रक्तचाप मोस्टली जो बुक में लिखा रहता है 120/80, उसके ऊपर जो रहेगा वो उच्च रक्तचाप और नीचे जो रहेगा वो निम्न रक्तचाप। लेकिन इसमें +-20 हम ऐड करके चलते हैं। जी जी। कई बार कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो आप अगर रेगुलर वो आ रहे हैं तो कभी भी उनका ब्लड प्रेशर 100 से ऊपर ना गया हो, जो 120 होना चाहिए। उस पेशेंट के लिए वो जो उनका रक्तचाप है वो नॉर्मल रक्तचाप हो सकता है। जी जी, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट हमेशा ही 140 या 130 की रेंज में है, तो वो उसके लिए भी हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो हाइपरटेंसिव है। जब तक हमने उनको एक प्रॉपर हिस्ट्री नहीं ली या लगातार उनको एक्सेस नहीं किया, हफ्ते, 15 दिन, 1 महीने, कि उसमें फ्लक्चुएशन ब्लड प्रेशर में आ रहा है, तब तक हम 120/80 +-20 हम नॉर्मल रक्तचाप ये हम मान लेते हैं। यानी 80 से 120 जो आप बता रही हैं वो सामान्य रक्तचाप जी है। जी बिल्कुल। और लो ब्लड प्रेशर यानी निम्न रक्तचाप, वो कितना मानक है? ये मानक तीनों हम लोग पहले जान लें। एक्चुअली किताबों में हम कई चीजें देखते हैं, ठीक है ना। 100 से नीचे जब ऊपर वाला डायस्टोलिक 100 से नीचे रहेगा तो हम निम्न रक्तचाप देते हैं। 60 से नीचे 60 या उससे नीचे रहेगा तो फिर वो 100/60 ये निम्न रक्तचाप में आ जाएगा। जी जी। लेकिन वही कोई पेशेंट अगर नॉर्मली 140, 80 या 90 अगर उसका रक्तचाप है और वो अगर 100 भी आया तो फिर वो डिफरेंस जो है वो काफी मायने रख जाती है। यानी हमें इस मर्ज को व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, उम्र और तमाम चीजों को देखते हुए निर्धारित करना है कि वो किस स्थिति में है। इस बीच डॉक्टर साहिबा, कुछ फोन भी हमारे श्रोताओं के आ रहे हैं, उनके कॉल हम लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते सर जी। जी नमस्ते। फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी। उच्च रक्तचाप के बारे में अपने सवाल पूछे हमसे। जी, मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से। नमस्कार जी। हाई ब्लड प्रेशर वाले क्या खाना खाएं और लो ब्लड प्रेशर वाले क्या खाना खाएं जो वो नॉर्मल चलेंगे? असल में हाई ब्लड प्रेशर वालों को कुछ चीजें अवॉइड करनी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। जैसे नमक, ज्यादा क्वांटिटी में नमक उनको बिल्कुल नहीं लेना है। खट्टे पदार्थों का सेवन करने से बचना है। तैलीय पदार्थ जो हैं, तले भुने हुए पदार्थ हैं, उनको खाने से बचना है। और पचने में भारी जो भी पदार्थ हो, जैसे दही है, वो पचने में भारी है, लेकिन दिन में खाया तो चलेगा, लेकिन रात को अगर वो खाएं तो अभिसंधि हो जाती है। तो दही या उसके कोई भी प्रिपरेशन, ये एक एग्जाम्पल बस मैं दे रही हूँ, उदाहरण स्वरूप है कि इस तरह की चीजें आप ना खाएं। उसके बाद रात में देर तक जागना, दिन में सोते रहना या फिर नींद पूरी न करना। कई बार मोबाइल देखते देखते भी लोग नींद पूरी नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये चीज लंबे समय तक होती है, 1-2 बार 3 बार ठीक है, लेकिन अगर ये चीज लंबे समय तक होती है तो फिर ये आपको उच्च रक्तचाप की तरफ ढकेलती है। फिर अगली जो चीज है उच्च रक्तचाप के लिए, वो शारीरिक श्रम न करना।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बैठ करके काम करना है 6 घंटे 8 घंटे। वो क्या करेंगे, या तो वो एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, कुछ न कुछ करें। शारीरिक श्रम आवश्यक है ताकि हम बॉडी को नॉर्मली मोबिलाइज कर सकें। नेक्स्ट चीज ये हो गई कि मानसिक तनाव बहुत ही बड़ा कारण है ये उच्च रक्तचाप के होने में। तो अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण, क्योंकि ब्रेन पूरे टाइम एक्टिव रहता है और हमारी जो भी सामान्य दिनचर्या है वो उससे प्रभावित होती है। अगर आपको तनाव रहा तो आप प्रॉपरली भूख नहीं लगेगी आपको, या फिर हो सकता है ज्यादा लगने लगे। तो ये जो चीजें हैं हमें उसे छोड़ना होगा। जी, कुछ और पूछना चाहते हैं आप? इतना सुंदर सलाह के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और भगवान आप लोग को निरोग रखे। जी, बहुत शुक्रिया, और आपके प्रति भी हमारी इसी प्रकार की शुभकामनाएं हैं। एक और श्रोता है डॉक्टर साहिबा। जी, हेलो। हेलो जी, फोन इन कार्यक्रम आरोग्य में आपका स्वागत है। डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी हमारे साथ हैं, अपना सवाल पूछें। प्रणाम, मैं राजाराम कांचा धाम से वाराणसी से बोल रहा हूँ सर जी। मैम, जैसे कि हमारे पैर में जी सूजन हो जाता है, सोते हैं तो जब उठते हैं तो एड़ी में दर्द हो जाता है, और जब थोड़ा बहुत चल फिर लेते हैं तो फिर क्लियर हो जाता है। तो क्या ये मतलब सुबह सुबह ही सूजन ज्यादा रहती है? सुबह जैसे जैसे मूवमेंट होता है वैसे वैसे सूजन कम हो जाती है? इवन डोलते फिरते रहते तो कम हो जाता है। जी जी। और कहीं बैठ गए पैर लटका करके जी, तो सूजन हो जाएगा। आप क्या करते हैं, मैं जान सकती हूँ? किराना का दुकान कर लिए हैं। जी जी। तो जब से ये किराने की दुकान की है आपने, तब से ये समस्या ज्यादा है क्या? उससे पहले था, जब लाइट बत्ती का काम कर रहे थे उस समय था मैं। अब थोड़ा ज्यादा दिक्कत कर रहा है। जी जी। पैर में सूजन आ रही, हल्का फुल्का शरीर में भारीपन भी महसूस होता। हमको प्रोस्टेट का कुछ दिक्कत था। अच्छा अच्छा। इसको हम होम्योपैथ में दवा किए तो प्रोस्टेट डाउन हुआ मेरा। तो उसके लिए PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, एक बार उसका टेस्ट करा लीजिए, और किडनी फंक्शन टेस्ट भी कराइए अगर लगातार सूजन बनी हुई है। आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है क्या पहले से? जी मैम, कभी नहीं था। एक बार ऐसा हुआ था, कुछ खाने पीने की वजह से 10-5 पॉइंट बढ़ा था। तो उसमें हम अशोका रिस्ट और 2-1 गोली था जो आयुर्वेद विभाग से मिला था सरकारी, वो दे दिए। तब से हमको बीपी का कोई शिकायत नहीं है। अभी कल ही बीपी नपवाए हैं, 80-120 है। ठीक ठीक। हाँ, और बस आप एक बार PSA चेक करा लीजिए, अगर उससे रिलेटेड हुआ तो फिर आगे उधर ही चिकित्सा की जाएगी। जी नमस्ते। शुक्रिया। जैसा डॉक्टर साहब आप भी आपने बताया कि व्यक्ति की दिनचर्या है और खासतौर से हमारी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है उसमें इस बीमारी को किस तरह से देखते हैं रक्तचाप को? एक्चुअली आयुर्वेद में 3 ही दोष हैं, वात, पित्त और कफ। जी। जिस तरह से हम ये 3 जो एनर्जीज हैं वो पूरे ब्रह्मांड को गवर्न करती हैं। वायु, अग्नि और स्थिरता, कफ जो है वो स्थिरता लाता है या तमोभाव लाता है, वो हमारे बॉडी को भी गवर्न करती हैं। तो इनमें जब इम्बैलेंस होता है, जैसे वात का अगर इम्बैलेंस हो गया तो, और उसके इनमें इम्बैलेंस के परिणाम स्वरूप उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर वात के कारण इम्बैलेंस हुआ तो जिनको भी उच्च रक्तचाप होगा उनमें बहुत गति के साथ, तेज गति के साथ ब्लड का फ्लो होना, धड़कनें बढ़ जाना, वेसल्स में अगर आप नाड़ी चेक करेंगे तो बहुत तेज गति से नाड़ी का चलना, अचानक से बीपी हाई हो जाना, अचानक से बीपी कम हो जाना, इस तरह की चीजें देखी जा सकती हैं। यही अगर हम पित्त पर शिफ्ट करते हैं तो पित्त चूंकि गर्म उसका है, अग्नि का प्रतीक है, तो इसमें चिड़चिड़ापन पेशेंट को आना शुरू हो जाता है, गुस्सा बहुत आता है। और जो जैसे हमारे पिछले श्रोता ने कहा कि सूजन, लेकिन सूजन हम डायरेक्टली सिर्फ रक्तचाप अगर उनको नहीं है तो हो सकता है पित्त की अन्य बीमारियां हों, लेकिन उसमें सूजन देखी जाती है पित्त जो रक्तचाप है। उसी तरह से कफ स्लो है, बहुत मंद है, तो कफ के कारण जिन लोगों में उच्च रक्तचाप की समस्या होती है उनमें भारीपन, आलस्य, ये कुछ करने की इच्छा ही नहीं होगी। बीपी हाई हो गया है तो हम सो जाएं, इस तरह की जो टेंडेंसी होती है, डिप्रेशन आना, नींद आना, ये इन लोगों में देखा जाता है। तो एक चीज और है कि उच्च रक्तचाप व्यक्ति को आरंभ हो रहा है, एक तो इसका क्या किसी उम्र से खास तौर से संबंध है? कब से इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए और इसके आरंभिक लक्षण क्या है? अब आज के करंट सिनेरियो में एज इज नॉट अ फैक्टर। एक बहुत मतलब गंभीर उसको हम कहेंगे, छोटे बच्चे या टीन एजर्स जो हैं वो लगातार मोबाइल में गाने सुन रहे हैं या कुछ भी सुन रहे हैं, लगातार बम्बार्डिंग होती रहती है एक तरह से उनके कर्ण पटल पर, कानों के पर्दों पर। और एक बहुत ही सिंपल चीज है, आप अगर जनरली कर देखें कि आप जिस तरह के म्यूजिक में बैठेंगे, अगर आप ओम बजते हुए म्यूजिक में बैठ रहे हैं तो आपका
पूरा बॉडी का सिस्टम उसी के साथ सिंक्रोनाइज करके स्लो हो जाएगा। वही आप डीजे जैसी म्यूजिक में जाते हैं तो वो पूरी तरह से हाथ पैर कांपना और दिल की धड़कनें बढ़ जाना। तो अब ये जो एज का बैरियर है ना, ये पहले था, अब ये खत्म हो गया है। धीरे धीरे ये जो यंग जनरेशन है उसको अफेक्ट करता जा रहा है। दूसरी बात, स्ट्रेस यंग जनरेशन में बहुत है, बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी पा लेना है, उसके लिए वो अननेसेसरी या कई तरह से दिन में, जैसे मैंने बोला, रात में जगना, दिन में सोना, जो सर्कैडियन रिदम है उसको पूरी तरह से उन्होंने खत्म कर दिया है। फूड हैबिट्स उनमें बहुत बुरी चल रही हैं। एक्चुअली बाहर पढ़ने भी जा रहे हैं बच्चे तो बाहर से खा रहे हैं, तो वो जो सॉस वो लोग खा रहे हैं या जो भी फूड ले रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा नमक की क्वांटिटी हो जाती है। तो एज का बैरियर पहले था, बुढ़ापे का रोग है या एटलीस्ट अधेड़ अवस्था में वो आता था, लेकिन अब तो ये बैरियर, हमारे पास काफी पेशेंट्स ऐसे हैं जो 25 साल के हैं तो भी उनको हाइपरटेंशन है ही। बहुत सारी चीजें, जैसे पहले क्रिएटिविटी थी, लोग खेलते कूदते थे, हल्के फुल्के व्यायाम करते थे, बच्चे भी स्कूल से लौट करके या व्यक्ति घर से आकर के अपने पास पड़ोस समाज के लोगों से, परिवार के लोगों से बातें करता था। तो इस तरह के तनावपूर्ण जीवन पहले शुरुआत के दौर में नहीं था। तो अभी तो इन स्थितियों से बहुत हद तक व्यक्ति बच भी नहीं सकता, लेकिन रक्तचाप का शिकार है या उच्च रक्तचाप की ओर अग्रसर हो रहा है, ये पता कैसे चलता है व्यक्ति को? आरंभिक लक्षण क्या है? देखिए, कई बार बहुत छोटी छोटी चीजें, बॉडी, देखिए शरीर एक ऐसी चीज है जो कभी भी बीमार नहीं होना चाहेगा। मतलब नेचर ये चाहता है कि वो बॉडी को ठीक कर दे। जी। तो कुछ चीजें छोटी छोटी रहती हैं, जैसे कई बार लोगों को चक्कर आ जाना अचानक, जिससे हम लोग देखते हैं कि एक बार बीपी चेक कर लो, या फिर पाल्पिटेशंस होना, दिल की धड़कनें वो लेटे हैं तो भी बढ़ जाती हैं, सांस लेने में थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन ऐसा लगेगा कि सफोकेशन हो रहा है, तकलीफ होने लगती है, भूख कम लगने लगती है। तो ये कुछ इनिशियल सिम्टम है जिससे कि हम लोग तुरंत पहले बोलते हैं पहले बीपी चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे किसी। तो इस तरह के लक्षण जब प्रकट होते हैं तो क्या वो निरंतरता में कुछ दिन तक आते हैं या एक दो बार होकर के व्यक्ति फिर उदासीन हो जाता है, ऐसी स्थिति रहती है? नहीं, कई बार ऐसा होता है कि अगर स्ट्रेस से रिलेटेड है, ये अगेन डिपेंड करता है कि क्या कॉज है उसका। जी जी। अगर कोई वो लाइफस्टाइल की वजह से है, जो लगातार व्यक्ति जग रहा है रात में और उसकी प्रॉपर नींद नहीं हो रही है, तो ये लगातार लक्षण रहेंगे। अचानक किसी स्ट्रेस की वजह से है, किसी समाचार को सुनने की वजह से है, तो फिर वो एक दो बार होता है। इसीलिए लगातार हमको देखना पड़ता है कि अगर बीपी बढ़ा है तो वो कितने दिनों में क्या वेरिएशन आ रहा है, ये बढ़ा रह रहा है क्या। यानी जागरूकता और सतर्कता बहुत जरूरी है। इस बीच एक हमारे श्रोता का फोन है। जी। हेलो। हेलो जी, कार्यक्रम आरोग्य में स्वागत है आपका। उच्च रक्तचाप आज का विषय है और डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी हमारे साथ हैं। सवाल पूछें आप। हम जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश ग्राम पिथौरागढ़ से गुलाब चंद मिश्रा बोल रहे हैं। तो अच्छा ये बताइए, मतलब कि रक्तचाप का जो बीमारी होता है जी, तो इसका जानकारी कैसे हो, मतलब इसका कैसे उम्मीद हो कि होने वाला है? नहीं, होने वाला है ऐसा पहले से तो कोई नहीं बता सकता। और वो क्योंकि रक्तचाप जैसी चीजें 90% आपके हाथ में है कि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या ना हो। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा, आपका आहार अच्छा रहेगा, आप शारीरिक रूप से व्यायाम करेंगे, मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा, तो आपको ये चीजें बहुत ही रेयर हैं होना। लेकिन अगर आपका रूटीन है वो चेंज होता है तो बिल्कुल ये कुछ इनिशियल सिम्टम्स में देखा जाता है, रक्तचाप हो सकता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर कितना लगभग रहना चाहिए? 120/80 से +-20 कर लीजिए। अगर 40 मतलब 140 है तब? हाँ बिल्कुल। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप खेतों में काम करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, तो बिल्कुल चलेगा। तो नहीं, कभी कभी 130 भी हो जाता है, कभी 120, कभी 140, कितना तक रहता है? तो ये एक बार आप जांच करवाइए कि ये वेरिएशन कितना हो रहा है, और उसकी वजह से आपको कोई समस्या नहीं। लगातार डेली चेकिंग होती है, कम से कम 10 दिन 15 दिन। अर्ली मॉर्निंग का एक बार बीपी आप चेक करवा लीजिए। अगल बगल में कोई जो क्लिनिक होगी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। एक बार हम सदर जौनपुर गए थे जी, तो चेक किए, कई बार तो कह रहे थे ब्लड प्रेशर की दवाई खाओ, तो कुछ दिन खाए, उसके बाद वहाँ गए दिखा के अब बंद कर दी। असल में आप किसी भी अस्पताल में जब जाएंगे तो हम उसी दिन का बीपी देख पाएंगे। हमें नहीं पता होगा कि पिछले 10 दिनों में क्या वेरिएशन है, और हो सकता है कि वेरिएशन हो ही ना, वो आपका नॉर्मल बीपी हो। हाँ, ठीक है ना। तो इसलिए एक प्रॉपर चार्ट, अगर आप बीपी के लिए कहीं जा रहे हैं तो 8-10 दिन पहले से आप मेंटेन करना शुरू कर लीजिए, और फिर आप डॉक्टर को दिखाइए
और उनकी सलाह से दवाइयां, क्योंकि कई चीजें होती हैं, आंखों में अगर प्रेशर पड़ रहा है, जलन हो रही है, हाथ पैरों में जलन हो रही है, कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं जो उसके कारण आ रहे हैं। तो अगर 140 पर ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो बिल्कुल आपको दवा लेनी होगी। ब्लड प्रेशर की दवा जब शुरू होती है तो फिर वो बंद होती नहीं है। लेकिन यदि आपको कोई अन्य समस्या नहीं है, मान लीजिए आप उस दिन गए और पैदल चल के गए और वो 150 दिखा रहा होगा, आप आराम कर लेंगे तो वो 130 आ जाएगा। हाँ। तो कई बार इस तरह की मिस डायग्नोसिस भी हो जाती है। कोई बात नहीं, आप घर पे उसको ट्रैक कीजिए और फिर आप डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया आपने कार्यक्रम में फोन किया। जैसा अभी आपने जिक्र भी किया हमारे इन श्रोता के जवाब में कि शरीर के अन्य अंगों पर भी उच्च रक्तचाप की निरंतरता का असर पड़ता है अगर सावधानी और सतर्कता न बरती जाए। तो कौन कौन से जैसे वृहत्तर लक्षण हैं, जैसे कि आंखों में धुंधलापन होना या किसी और अंग पर प्रभाव पड़ना, क्या क्या असर है जिससे आदमी समझे कि उच्च रक्तचाप है अब उसे? एक्चुअली जब मेन लक्षण पसीना आने लगता है, एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, तो वो अचानक से पसीना आने लगना, चक्कर खा करके गिर जाना, आंखों में जलन होने लगना, हर किसी को ये नहीं होता, लेकिन फिर भी आंखों में थकावट आ जाना, ऐसा लगेगा कि अब हम लेट जाए, लेट करके पैर को ऊपर करना बहुत आरामदायक महसूस होता है क्योंकि ब्लड का फ्लो हार्ट की तरफ बेहतर रहता है। यानी ये जब लक्षण हो और एक समय तक रहे तो ये समझ लेना चाहिए कि उच्च रक्तचाप के शिकार हैं आप, और सतर्कता, सावधानी और साथ ही विशेषज्ञ के परामर्श में और उसकी चिकित्सा में रहना अनिवार्य है। जी, अगर आप 20-25 साल से ऊपर के हैं तो ये बेहतर है कि आप वीकली एटलीस्ट ब्लड प्रेशर तो आप चेक कराते ही रहें, और स्पेशली अगर आपकी दिनचर्या ऐसी है तो जानकारी ही बचाव है तो फिर वो बिल्कुल आप ये करेंगे। अभी आपने भी कहा कि एक बार जब हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं शुरू हो जाती हैं तो फिर वो रुकती नहीं है, तो ये क्या आयुर्वेद में भी ऐसा है या आयुर्वेद में किसी खास तरह की चिकित्सा का पालन किया जाता है जिससे कि ये माना जाता है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति जो है इस तरह की वो बीमारियों को जड़ से मुक्त करने पर, उसे नष्ट करने पर जोर देती हैं पद्धतियां हमारी? जी, असल में आयुर्वेद का जो चिकित्सा की प्रणाली है वो थोड़ी डिफरेंट है। हम लोग कभी भी सिर्फ रक्तचाप को ट्रीट नहीं करते, हम हमेशा उसका रूट कॉज देखेंगे कि आखिर क्या कारण है, किडनी से कोई समस्या है क्या, उसकी वजह से रक्तचाप हो रहा है, हृदय में कोई समस्या है क्या, उस वजह से रक्तचाप हो रहा है। कई बार अग्निमांद्य यानी गुल में एक कंडीशन होती है, हवा पेट में, कुछ पेशेंट बताते हैं इधर उधर गोला घूमता है, कई बार उस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। तो आयुर्वेद में भी खास तरह की दवाएं हैं हाई ब्लड प्रेशर की? जी बिल्कुल है। तो वही है कि वो रूट कॉज, अभी मान लीजिए सर्पगंधा करके एक औषधि है, हालांकि इसे बहुत ही खतरनाक औषधि है, बिना वैद्य के जानकारी में इसको नहीं लेना चाहिए, लेकिन ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी औषधि। अच्छा, तो क्या उसमें भी आयुर्वेदिक में भी पद्धति में ये बात है कि एक बार दवा शुरू हुई तो आपको उसको निरंतर लेते रहना है? ऐसा नहीं है, जैसे ही अंडरलाइंग कॉज ठीक होगा, या वात पित्त का, पित्त बढ़ा हुआ है, हमने पित्त को नॉर्मल कर दिया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। जी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक श्रोता का कॉल है। हेलो जी, कार्यक्रम आरोग्य में स्वागत है आपका। नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं आप? खुशी गुप्ता, मैं नाताकुल से बोल रही हूँ। जी, सवाल पूछें आप। ये रक्तचाप के लक्षण क्या है? उच्च रक्तचाप के लक्षण है जैसे अचानक से पसीना आने लगना, हृदय में पाल्पिटेशन या धड़कन बढ़ जाना, चक्कर आना, हाथ पैरों में पसीना होने लगना, जलन होना हाथ पैरों में, ये बेसिक सिम्टम्स हैं। इसके अलावा कई बार उच्च रक्तचाप के रोगी बिना किसी सिम्टम के भी देखे जाते हैं, 160, 180 पे हो गया। अच्छा, उच्च रक्तचाप अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है। तो कई बार साइलेंट सिम्टम्स होते हैं, कई बार ये लक्षण दिख जाते हैं। जी, खुशी आपने फोन किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपको। जी। जैसे जरूरी है, जैसा आपने शुरू में भी कहा कि सतर्कता और जानकारी और जागरूकता ही बचाव है, किस तरह की सावधानी व्यक्ति अपने जीवन में बरते कि उसे उच्च रक्तचाप का शिकार न होना पड़े? सबसे बड़ी बात यह है, अभी ग्लोबलाइजेशन के कारण हर सीजन में हर फल और सब्जियां उपलब्ध हैं, लेकिन कोशिश हमें ये करनी है कि हम हमेशा सीजनल फ्रेश फल और सब्जियां लें। सबसे बड़ी बात तो ये है। किसान भाइयों से अनुरोध है कि खाद का इस्तेमाल कम करें ताकि हम लोगों का जो सिस्टम है वो बेहतर हो सके। इन सब्जियों में लौकी, पालक, परवल, लहसुन, नेनुआ,
प्याज, ये जो चीजें हैं, क्योंकि लहसुन जो है वो नॉर्मली भी अगर बीपी हाई हो तो अगर 1 या 2 कली लहसुन की आप सुबह खाली पेट लेते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन वो उस वक्त फायदेमंद है जब आपको किसी अन्य बीमारी के लिए कोई ब्लड थिनर इत्यादि न चल रहा हो। तो इवन जो घरेलू उपाय हैं उसको भी करने से पहले एक बार वैद्य से परामर्श जरूर ले लेंगे। फिर कुछ जो मोटे अनाज हैं लगातार, क्योंकि अभी गेहूं जो है वो काफी हाइब्रिड है, तो उसके साथ में जौ को मिक्स कर लेना, या रागी है, बाजरा है, उनको मिक्स करके लेना ताकि डाइजेशन अच्छा रहे, जिससे ब्लड का फ्लो अच्छा रहेगा और हमें उच्च रक्तचाप की परेशानी नहीं होगी। जब तक आपको फ्रेश आंवला मिल रहा है उसे जरूर लीजिए, मतलब वो एंटी एजिंग में सबसे बेस्ट है। तो वो उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत अच्छा है। आंवले का अगर आप मुरब्बा खा सकते हैं, जो भी जिस फॉर्म में उसे ले सकते हैं लीजिए। अनार, अमरूद जो इतनी बहुतायत में इंडिया में पाया जाता है, हमारे क्षेत्र में तो बहुत ही ज्यादा, वो भी उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है। साथ में गाय का जो दूध है और घी है, अगर आपको अच्छा मिल जाता हो तो सर्वोत्तम है। आयुर्वेद में योग पर भी बहुत ध्यान दिया गया है, तो उसको स्थान दिया जाए दिनचर्या में योग को कितना, कि नियमित रूप से उसका अभ्यास करके हम इस उच्च रक्तचाप से बचे रहें। योग में 2 चीजें आती हैं, एक तो आसन आते हैं और दूसरा जो सेक्शन है वो प्राणायाम का है। ये दोनों चीजें आवश्यक हैं, क्योंकि जो आसन होते हैं वो हर एक जो जॉइंट्स हैं हमारे, उनको मोबिलाइज करते हैं, उनमें गति पैदा करते हैं, उनको मूवमेंट देते हैं। तो वहां से स्टैग्नेंट ब्लड निकलेगा, ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाएगा। कम से कम 30 से 45 मिनट का टाइम आपको योग, वॉकिंग और प्राणायाम, इन तीनों चीजों के लिए मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड इज 30 to 45 मिनट्स। और नमक का जिक्र आपने भी किया था कि नमक की उच्च रक्तचाप में बड़ी भूमिका है, तो खान पान में इस तरह की खास क्या सावधानी बरती जा सकती है? असल में अभी जो हम खास करके जो तल करके बनाई जाती हैं चीजें, उनमें नमक ज्यादा पड़ता है, या अभी जो चाउमीन जैसी या फास्ट फूड मिक्स्ड जो चीजें बनाई जाती हैं, उसमें एक नहीं कई तरह के सॉसेज यूज किए जाते हैं। और वो सारे सॉसेस, क्योंकि हर प्रिजर्वेटिव में हम अचार बनाते हैं तो नमक डालते हैं, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा गला देता है और सड़ने नहीं देता। लेकिन नमक की क्वांटिटी अचार में कितनी होती है? हमारे भोजन में जो हम करते हैं उससे कम 5 या 6 गुना ज्यादा। सारे सॉसेज की यही हालत है। तो आप एक प्लेट भी अगर फास्ट फूड खाते हैं तो आपके कम से कम 4 या 5 दिन का नमक का कोटा उससे पूरा हो जाता है। अच्छा, नमक में भी एक सेंधा नमक को लेकर के लोगों में प्रचलन और एक तरह से कह सकते हैं कि जागरूकता बढ़ी है। तो सामान्य जो समुद्री नमक है और सेंधा नमक है, किसका सेवन ज्यादा मुफीद और फायदेमंद रहता है रक्तचाप की दृष्टि से? एक्चुअली इसको लेकर के आजकल बहुत मतमतांतर है। क्योंकि सेंधा नमक में आयोडीन नहीं होता ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन आयोडीन हमें बहुत सारे अन्य सोर्सेज से भी मिल जाता है। और जो सामान्य नमक है, सामान्य नमक भी वो सी सॉल्ट नहीं है, वो रिफाइंड सॉल्ट है। रिफाइंड कोई भी चीज अगर हम अगर हम सी सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो सबसे उत्तम है। जी। डायरेक्ट समुद्र से आ रहा है, उसका सोर्स काफी अच्छा, उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं। और अगर हम जो व्हाइट सॉल्ट, हम टेबल सॉल्ट अभी इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल तो हमें मिनिमम ही करना चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में। सेंधा नमक का प्रयोग किया जा सकता है, उससे लाभ ही है? बिल्कुल लाभ है। और जहां तक आयोडीन, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है सेंधा नमक और इसके साथ आयोडीन वाला है, तो आप उसको ब्रेक करके इस्तेमाल कर लीजिए। 45 डेज और 15 डेज ऐसे करके आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, एक श्रोता का फोन कॉल है। जी, हेलो जी, नमस्कार। नमस्ते। मैं परवेज अहमद, सुगुलपुरा वाराणसी से। मैम, डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार। मैम, मेरी उम्र है 40 साल। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कभी कभी जैसे कोई घबराहट होने पे और जो शरीर में कंपन आता है जी, तो उसको क्या हाई ब्लड प्रेशर ही बोलेंगे कि कुछ और बोलेंगे? नहीं, पहले तो आप वो चेक कराएंगे कि ब्लड प्रेशर का रेंज कितना है। कंपन और घबराहट बहुत सारी चीजों से हो सकती है। मानसिक तनाव होगा तो भी हो जाएगी, ठीक है ना? हाँ, वात की कुछ समस्याएं होती हैं तब भी वो हो जाती है। तो सिर्फ कंपन और सिर्फ घबराहट से हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो उच्च रक्तचाप ही है। जी,
और इससे बचने के लिए मैं खान पान क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां रखना चाहिए कि उच्च रक्तचाप ना हो? जैसे कि अगर तंबाकू और शराब का सेवन, मतलब किसी भी नशीले पदार्थों का सेवन एकदम नहीं करना है अगर बीपी की समस्या हो रही है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे नेचुरल अर्जेस हैं, यानी मल मूत्र त्याग करना, पसीना आना, रोना, जम्भाई लेना, अपान वायु का त्याग करना, तो कई बार काम की वजह से या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि हम लोग उसे रोक के रखते हैं। तो अगर ये हमारी रूटीन में आ जाता है इनको रोक के रखना, तो इसके कारण उच्च रक्तचाप की समस्या निश्चित रूप से होगी। तो कभी भी जो नेचुरल अर्जेस हैं उनको रोकने की कोशिश नहीं करनी है। और जो बेहतर चीजें हैं और क्या कर सकते हैं, जिसमें कि कम से कम 30 से 45 मिनट का एक्सरसाइज होगा, जिसमें आप वॉक कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है, अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपको समस्या आ रही है, तो रात में सोने से पहले सर में और पैर के तलवों में अच्छी मालिश करनी है, कम से कम 7-7 मिनट मालिश। कौन सा तेल रहेगा मैम? कोई भी तिल का तेल हो सकता है, नारियल का तेल हो सकता है, सरसों का तेल हो सकता है, कोई भी तेल हो सकता है। आप उनसे अच्छे से, अगर आप कोई आयुर्वेदिक तेल चाहते हैं तो प्रसारिणी ऑयल आता है, प्रसारिणी तैलम, उससे भी कर सकते हैं। फिर ध्यान, मतलब कम से कम शांति की मुद्रा में 15 से 20 मिनट आपको जरूर बैठना है, ताकि हृदय जो है वो शांत हो सके और प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो सके। अच्छा खाना खाएं जी। और मैम, जिसका अगर ब्लड प्रेशर लो है उसके लिए क्या करना चाहिए? किताबी तौर पर देखा जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन सिम्टम्स तो होते हैं। पेशेंट परेशान हो जाते हैं, चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं, तो उस समय उनको लिटा करके पैर के नीचे 2 या 3 तकिया रखना चाहिए, ठीक है, ताकि ब्लड का फ्लो हृदय की तरफ बढ़े। अच्छा पानी पिलाइए, हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए। अभी दिनचर्या हमारी ऐसी हो गई है कि हम पानी पीना भूल जाते हैं। अगर पानी की मात्रा शरीर में अच्छी रहेगी तो हाइपोटेंशन या कम ब्लड, निम्न रक्तचाप की समस्या नहीं आएगी। अच्छे फल, उनके जूसेस लेना, जूसेस से बेहतर आप फल पूरा खाएं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये चीजें हैं। जी परवेज जी, आपने कार्यक्रम में फोन किया, बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्ते। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। चूंकि आप डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी पंचकर्म विशेषज्ञ भी हैं, तो पंचकर्म की क्या कोई सीधे महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है रक्तचाप के नियंत्रण में? जी बिल्कुल। पंचकर्म में हम लोग एक प्रोसीजर है विरेचन, जी, जिसमें कि पित्त और रक्त को ही हम लोग मोस्टली ट्रीट करते हैं। तो उस विरेचन की प्रक्रिया के थ्रू बहुत इजीली रक्तचाप की कंडीशन ट्रीट हो सकती है। साथ में बस्ती एक कंडीशन है, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कभी भी ये सिंगल एंटिटी की तरह कोई पेशेंट हमारे पास नहीं आता, उसमें बहुत सारे अन्य बीमारियां या लक्षण होते हैं। तो बस्तियां डिजाइनर थेरेपीज हैं। आप जो भी लक्षण लेकर आएंगे या बीमारी लेकर आएंगे, उसके अकॉर्डिंग बस्तियां जो है वो दी जा सकती हैं। तो बस्ती है शिरोधारा, क्योंकि एंजाइटी या डिप्रेशन या नींद आने की वजह से जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की समस्या है, तो उनके लिए शिरोधाराएं होती हैं। ब्राह्मी की शिरोधारा है, जटामांसी की शिरोधारा है, कुछ क्वाथ होते हैं उनकी शिरोधाराएं होती हैं। तो सर पर वो लगातार लगभग 45 मिनट तक हम धारा देते हैं, जिससे कि एकदम बॉडी और माइंड शांत हो जाता है और वो बहुत जल्दी इसको नियंत्रित कर देता है। एक बहुत ही इजी चीज है जो हर कोई कर सकता है अपने घर में रहते हुए, वो है नस्य जी, यानी नाक में औषधियां डालना। प्रसारिणी तेल जैसे मैंने बोला उसको हम यूज कर सकते हैं, या फिर सिंपल गाय का घी, शुद्ध गाय का घी हम अगर नाक में 4-4 बूंद डालते हैं सुबह शाम, तो हमें कंटिन्यूअस अगर ब्लड प्रेशर की समस्या आ रही है तो वो नहीं आएगी। बहुत ही उपयोगी बातें डॉक्टर साहिबा आपसे हुई। आयुर्वेद की जहां तक बात है, तो खासतौर से किस तरह की औषधियां उसमें प्रयोग की जाती हैं रक्तचाप के नियंत्रण में, जिससे कि व्यक्ति को अस्थायी रूप से उसका निदान हो सके मर्ज का? जी, एक सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप औषधियां लेंगे, किसी न किसी वैद्य से पूछकर ही लेंगे। इसमें जो मेन औषधि होती है वो सर्पगंधा होती है, वो बहुत जल्दी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। उसके बाद जो दूसरी है, क्योंकि हृदय के कारण, हृदय को मजबूत करने के लिए एक बहुत इजीली अवेलेबल औषधि है और अर्जुन। लेकिन अर्जुन को लेने में हर चीज में डूज एंड डोंट्स हैं। बेहतर ये होगा कि वो क्षीर पाक लेते हैं, उसके चूर्ण को दूध में उबाल करके पका करके लिया जाता है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा काढ़े की अपेक्षा। फिर अगर स्ट्रेस है आपको, तो अश्वगंधा बहुत अच्छा स्ट्रेस रिलीज करता है और
नर्व्स को वो तगड़ा करता है, मजबूती देता है। कहीं भी बॉडी में सूजन के साथ में ब्लड प्रेशर है तो पुनर्नवा का यूज कर सकते हैं, जिससे कि वाटर रिटेंशन कम होगा और हम उसको कम कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को खत्म कर सकते हैं। यानी हमारी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद, उसमें भी तमाम उपाय हैं जिसके जरिए हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और खासतौर से रक्तचाप को नियंत्रित रख सकते हैं। डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी आज हमारे कार्यक्रम में आप आई और बहुत सारी जरूरी उपयोगी बातों पर हमारे श्रोताओं को आपने परामर्श दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।